दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता मेजर बिक्रमजीत कंवरपाल से यूनुस खान की फिल्मी गपशप। सुनिए। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं भूतपूर्व फौजी अधिकारी और अब एक्टर मेजर बिक्रमजीत कंवरपाल। कैसा लग रहा है सर आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर? सर ये करीब मैं अभी तीसरी या चौथी बार आ रहा हूं और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स एक्चुअली जैसे कहा जाए तो इट्स एन ऑनर टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। ताल्लुक रहा है रेडियो से फौज के दिनों में? जी, मेरा फौज के दिनों में जो ताल्लुक था वो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं 1995 में 95 में मैं सियाचिन ग्लेशियर पे था, जो दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड है, सबसे खतरनाक पोस्ट मानी जाती है। जी हाँ, तो उस पे भी मैं अपने एरिया की सबसे खतरनाक पोस्ट पे था। उस पोस्ट का नाम हुआ करता था उस टाइम पे पहलवान जी, और वो थी करीब 19,600 फीट पे। ओ हो जी, और वहाँ पे कभी कभी वैसे तो बैटरी ज़्यादा लास्ट नहीं करती, बिकॉज बैटरीज जो है रेडियो की वो खत्म ही हो जाती हैं टेम्परेचर की वजह से। -30 -50 डिग्रीज तक होता है। वहाँ पे एक रेडियो पे रिक्वेस्ट आया करती है। एक रेडियो जब हम सुना करते थे तो दिल्ली से एक स्टेशन हुआ करता था जिसका नाम था फोर्सेस रिक्वेस्ट, खास करके फौजियों के लिए थी। फौजी अपने लिए, अपने भाई बंधुओं को या अपने फैमिलीज फौजी की उसके अंदर रिक्वेस्ट भेजा करते थे एक दूसरे को। फोर्सेस रिक्वेस्ट था। तो हाँ, मेरा पहला जो रेडियो के साथ वो रहा। उससे पहले मम्मी पापा तो मतलब जो बचपन में रेडियो पे सुनाई करते थे, कॉमेंट्रीज ना हो गई जो, पर हाँ ये जो गानों का सिलसिला और फौजियों के साथ कैसे मिला गया है वो मैंने सियाचिन पे सीखा। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, ये एक्टिंग वाला जो मामला है ये फौज के दिनों में कहीं अंदर दबा हुआ था? ये एक्टिंग का मेरे को शौक तो स्कूल से ही था। तो स्कूल में प्लेज करा करते थे और स्कूल में मैंने अपना एक छोटा सा प्ले डायरेक्ट भी किया था। मेरी जो प्रिंसिपल थी उस टाइम पे, उन्होंने मुझे कहा था कि भाई तुम बाकी सब कुछ करो ना करो, जब स्कूल और कॉलेज खत्म हो जाए तो बॉम्बे जरूर जाके ट्राई कर लेना। पर वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर हाँ, एक्टिंग का शौक था। पर हमारे जैसे होता है ना भारतीय फैमिलीज, इंडियन फैमिलीज में यही होता है कि आपके फादर इंजीनियर हैं तो आप भी इंजीनियर, वो लॉयर हैं तो आप भी लॉयर, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर। मेरे फादर फौजी थे। अच्छा, तो ये परंपरा फौज की तो चली आ रही है। हम दो भाई हैं और मेरे बड़े भाई जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, तो वो निकल गए यूके, फिर उसके बाद यूएसए। तो यूके में ही वाज इन यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेजेस, फिर उसके बाद MIT बॉस्टन चले गए। अब हम रह गए। तो हमने कहा चलो भाई अब कुछ हेल्प तो करनी चाहिए फैमिली की। तो बिकॉज फाइनेंशियल प्रेशर्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गए थे। ब्रदर अब्रॉड पढ़ रहे थे, मॉम डैड अकेले काम कर रहे थे। तो मैंने कहा जितने जल्दी उनसे बोझ उतार लिया जाए, तो मैंने फौज ज्वाइन कर ली। तो फौज के जो दिन थे उन दिनों में जब आप फिल्में देखा करते थे, फौज में तो फिल्में दिखाई भी जाती हैं फौजियों के लिए खास तौर पर, तो ये सपना धीरे धीरे पल रहा था कि एक दिन आप भी खुद को रुपहले पर्दे पर देखने वाले हैं आगे चलकर? मैंने ये सोच लिया था कि चाहे जब भी मैं फौज छोड़ूं, 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद, चाहे पेंशन लेके छोड़ूं, मैं बॉम्बे जाके एक्टिंग ट्राई जरूर करूंगा। इसके पीछे एक कहावत है जिसको मैं बहुत मानता हूं कि कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट का मतलब कि जब आपका एक पैर कब्र में हो तो कभी ये ना सोचें कि काश मैंने वो किया होता। तो सब कुछ जो आपको करना है वो कर लीजिए, एक ही जिंदगी है तो करके देख लीजिए। फेल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, पर ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि कोशिश नहीं की। तो मैं उसी कोशिश को पूरी करने के लिए बॉम्बे आया और धीरे धीरे थोड़ा बहुत जितना बना अभी तक बन चुका। क्या बात है। अच्छा, फौज का जो टेन्योर था आपका वो जब खत्म हुआ तो आपने मुंबई आने का जब फैसला किया तो परिवार की क्या राय थी या उनकी क्या रिएक्शन थी उस समय में? पहली बात तो जब मैं फौज छोड़ने वाला था तो पापा बड़े अगेंस्ट थे। वो बोलते थे कि तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे तो दुनिया में क्या कर पाओगे बाहर जाके। हाँ, काफी विरोध थे, बट मेरे भाई साहब थे तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, बोले कि नहीं कोई बात नहीं। एंड मॉम वाज ओके विद इट एंड शी सेड चलो अगर यही किस्मत है तो ट्राई कर लो। अदरवाइज दे वर नॉट वेरी हैप्पी। टुडे दे आर रीजनेबली हैप्पी विद इट। आई थिंक आज की तारीख में कुछ खुश हैं क्योंकि एक पहचान आपने कायम कर ली है। तो जाहिर है कि आपके ऊपर एक प्रेशर था अपने आप को साबित करने का एक नए मैदान में, क्योंकि परिवार में फौज की परंपरा थी, फौज में आप चले गए और वहां तो साबित कर लिया, पर ये एक दूसरे तरह का मैदान था। जी सर, ये तो बिल्कुल ही अलग, मतलब ऐसा भी नहीं था कि आप नौकरी की तलाश में जा रहे हो। यहाँ पे
जब मैंने देखा तो ये जो है एक्चुअली इट इज द मोस्ट एडवेंचरस करियर जिसको बोलते हैं, वो एक्टिंग का करियर होता है। क्योंकि यहाँ पे एक फ्राइडे में कहानी बदल जाती है जी। इंसान एक नॉर्मल एक्टर से सुपर हीरो बन जाते हैं, सुपर हीरो से अगले फ्राइडे में एकदम गिर जाते हैं। और ये नौकरी नहीं है, इस करियर में आपको रोज नौकरी ढूंढनी पड़ती है। बिल्कुल। जैसे मैं कहीं पे गया काम करने के लिए, डायरेक्टर ने बोला कट पैकअप। कट पैकअप मतलब आप आउट ऑफ जॉब हैं, अब नया काम आपको ढूंढना है। तो आपकी जो रोज की स्ट्रगल है, लोग मुझसे पूछते हैं सर आप इतने बिजी कहाँ रहते हैं, तो मैं कहता हूँ बिजी नहीं रहता हूँ भाई, काम करते हुए बिजी नहीं रहता हूँ, काम ढूंढने के लिए ज्यादा बिजी रहता हूँ। तो ये है। सही है। यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुन लिया जाए तो पहले वो गाना जो फौज के दिनों में आपका बहुत ही पसंदीदा गाना रहा था। सर कहीं तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये मेरे ख्याल से एक जैकी श्रॉफ की एक पिक्चर थी, ये हम सियाचिन ग्लेशियर पे बहुत सुना करते थे। अच्छा। हाँ, कहीं तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। कहीं तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। नजर में सजी है ख्यालों की महफिल, उम्मीदों का सूरज ढला जा रहा है। जल के बुझे जिंदगी की शमा, खो जाए दिन क्या पता कब कहाँ। जल के बुझे जिंदगी की शमा, खो जाए दिन क्या पता कब कहाँ। है ये कैसी डगर, है ये कैसा सफर, ना किसी को पता ना किसी को खबर। है तूफान में कश्ती बड़ी दूर साहिल, ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। विक्रम जी, फौज की बातें की और आपने कहा कि फौज के दिनों में गाने सुना करते थे और जैकी श्रॉफ वाले गाने की आपने फरमाइश भी की। फौज और फिल्म का किस तरह का ताल्लुक रहता है? फौज में जो फिल्में हम देखते हैं सर, वो ज्यादातर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बिकॉज वैसे ही बहुत सारी टेंशन्स अलग होती हैं फौजी को जी। तो वो मतलब अगर कह लिया जाए तो वैसे कोई ताल्लुक तो है नहीं जी जी, पर फिल्मों का असर जो हमारी बेसिकली जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है जी। ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ पे हीरो नहीं हुआ करते थे, हमारे जवान बहुत फिल्में देखते हैं। मैं तो ऑफिसर क्लास था तो बट हमारे जवान काफी फिल्में देखते थे। सियाचिन ग्लेशियर पे हमने वो अपने बंकर्स में पोस्टर्स लगे हुए थे, मतलब वो मैगजीन फाड़ फाड़ के अक्षय कुमार, उस टाइम पे ममता कुलकर्णी जी बहुत होती थी, माधुरी दीक्षित जी थी, तो इन सब के पोस्टर्स लगे रहते थे। फैंस तो उस टाइम भी थे। फिल्मों की थोड़ी बात करने से पहले मुझे लगता है कि चूंकि सियाचिन का नाम बार बार आ रहा है और आपने -40 डिग्री कहा, ये एक आंकड़ा अगर एक पासिंग कमेंट
करंट की तरह निकल जाए तो लोगों को उसकी भीषणता का, उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं होता। वहां के हालात के बारे में लोगों को थोड़ा वाकिफ कराइए कि कितना मुश्किल होता है एक फौजी का इतनी ऊंचाई पर। 16,000 फीट आपने बताया था। जी नहीं, 16,000 पे तो बेस कैंप है सर, मतलब 16,000 पे जो है वो बड़ा रेगुलर है। मैं कह रहा हूँ समथिंग लाइक जहां मेरी पोस्ट थी दैट वाज 19,600। ओहो। और उससे भी एक ऊपर पोस्ट थी दैट वाज 21,300, जहां पे मैंने कुछ अरसा गुजारा बिकॉज वो मेरी फॉरवर्ड पोस्ट थी। एज अ कंपनी कमांडर मुझे जाना पड़ता था। मतलब 7,000 मीटर के आसपास बैठता जी है। हाँ, मतलब आप अगर देखें तो एवरेस्ट से आप 1,000 मीटर। हाँ जी, वही मैं बताना चाहता हूँ कि एवरेस्ट 8,848 मीटर है। थोड़ा क्या होता क्या है कि अब सियाचिन जैसी जगह पे लोग बोल देते हैं कि भाई हाँ तो हम भी हो आए ना। जैसे अगर आप लेह कभी गए हों, लेह लद्दाख कभी गए हों, तो वहां पे एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसको बोलते हैं खारदुंगला जी, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। उसकी हाइट है मेरे ख्याल से 18,630 फीट। तो वो बोलते हैं मैं भी 18,000 पे तो होके आया हूं, पर 18,000 पे जाकर आधे घंटे के लिए चाय पी के आना एक अलग चीज है। और वहां पे 78 दिन मैं वहां पे 78 डेज के लिए रहा था अपनी पोस्ट पे 19,000 की फीट पे। जी, तो 78 डेज कैसे गुजारने हैं और एक चाय की सुड़की मार के आना है, उसमें बहुत अंतर होता है। कितनी थिन एयर होती है? देयर इज नो एयर सर, वो बट देन लाइक दे से द बॉडी इज वेरी एडजस्टेबल, तो वो बॉडी एडजस्ट कर लेती है अपने आप को। और 2-3 हफ्तों के बाद आप थोड़े यूज्ड हो जाते हैं तो आपको सांस उतना कम आता है, पर ऐसा नहीं होता है कि आप रेगुलर हो जाते हैं। वहां पे है ही नहीं। ऊपर से एक तो ऑक्सीजन तो जीरो है और आपको लोड ले जाना है तो मतलब 15 किलो से ऊपर आप उठा भी नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। और इतना मैं अभी आपके दावे से कह रहा हूं कि जहां मेरी पोस्ट थी, अगर वहां पे आप 6 कदम से 7वां कदम नहीं ले सकते, तो जब मैं 7वां कदम नहीं ले सकते बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 7वां कदम आप नहीं ले पाओगे। ले ही नहीं सकते। नहीं ले सकते अनलेस आप वहां पे ट्रेंड हो। क्या बात है। तो मतलब इतने मुश्किल हालात में भी काम करके और खुद को खुश रखना और अपने सपनों को बचा के रखना बड़ा मुश्किल होता होगा। इसमें जैसे मैंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है जी। और मैं वो सच में कहना चाहूंगा, मतलब मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूं। वहां पे एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, वो था एक रेडियो। जी, अगर हालात ठीक हों, वेदर ठीक हो, तो रेडियो के वो अपनी आपकी बैटरीज की सप्लाई आती रहे तो रेडियो चलता रहता था। जिस दिन खत्म हो गई तो उस दिन गाने भी बंद हो जाते थे, फिर खुद गाने पड़ते थे। फिर खुद गाने पड़ते थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपसे गाना गवाया जा सकता जी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर आपकी जितना वो चैनल जो सुन रहे हैं वो बंद कर देंगे। अच्छा, अब मुंबई वापस आ जाते हैं। फौज के ये मुश्किल दिनों की बात इसलिए ताकि मैं इस बात का एक विरोधाभास लोगों को समझा सकूं कि वो स्ट्रगल और ये स्ट्रगल पूरी तरह से अलग है। मुंबई के स्ट्रगल के बारे में बताइए। तो हम सबसे पहले मुंबई पहुंचे थे और यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो हम भी उस कतार में खड़े हो गए जहाँ पे लाइन देने। पर क्या था कि आया तो मैं फौज से था, मेजर की रैंक पे था, तो मैंने को इनडिसिप्लिन को ज्यादा पसंद नहीं था उस टाइम पे। मेरे को ऐसे लगता था कि भाई यहाँ पे आके भी कुछ अपनी कुछ वैल्यू तो होगी। पर क्या है कि सिविलियन दुनिया को फौजियों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो जब मैं वहां फोटो देने पहुंचा तो मुझे किसी को फोटो पहुंचानी थी, ऊपर जो भी कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनके नाम नहीं लूंगा किसी के। तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था तो उसको मैंने बोला कि भैया ये वहां तक पहुंचा दीजिएगा। और मैंने उसको बोला कि मैं मेजर बिक्रमजीत हूँ। तो मेरे ख्याल से या तो उन्हें समझ में नहीं आई कि मेजर क्या होता है। तो उसने बोला, उसके बटन 2-3 खुले हुए थे, हाथ उसकी छाती खुजा ली थी और उसने बोला हाँ चल रख दे जा। अब जब यूनिफॉर्म में मैं किसी आदमी को, चाहे वो सिक्योरिटी वाला हो, जब यूनिफॉर्म में किसी को देखता हूं तो एक थोड़ी सी मुझे अलग फीलिंग आती है। पर मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार तुम्हारे जैसे तो मैं 1000 लोगों को कमांड कर चुका हूं जी। मतलब कि अगर मैं कह दूं सावधान तो मजाल है कि आंख इधर से इधर मटक जाए। जी बिल्कुल। और तुम मुझे बोल रहे हो कि रख दे चल जा। तो देयर इज अ ईगो क्लैश दैट हैपेंड दैट टाइम। तो मैं जी तो ये कर रहा था कि उसको उसी खिड़की से निकालूं, मारूं, पीटूं और वापस अंदर डाल दूं। फिर मैंने कहा भाई अगर इतना ईगो को रोकना है, अगर कुछ बनना है यहाँ पे, तो इसको तो झेलना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने जो उस टाइम पे महालक्ष्मी जाया करते थे हम, हमारी ऑडिशन सब महालक्ष्मी में हुआ करती थी, फेमस स्टूडियोज करके है वहां पे। तो पैसे तो इतने हुआ नहीं करते थे, तो मैंने ट्रेन में भी बहुत सफर किया है उस टाइम पे। जी जी। उस गर्मी में उस ट्रेन में घुसना ही बड़ा मुश्किल था। तो जब हम फौज में हुआ करते थे तो हम मतलब हमारे लिए एक जीप होती थी कंपनी कमांडर की अपने अपने काम से जाने के लिए। तो उस जीप से निकल के अगर आपको ट्रेन के झटके खाने पड़े, ये सब क्लैशेस थे दिमाग में। जी जी। ओवरकम किए एंड दिस इज वेयर आई एम। तो पहली बार कैमरे का सामना मुंबई में आपने किस प्रोजेक्ट के लिए किया था?
सबसे पहला मेरे को एक सीरीज मिली थी, सीरियल मिला था कहीं किसी रोज। उसमें यश टोंक, उनकी वाइफ मजर खान, तो काफी बड़ी कास्ट थी। उस टाइम का वो नंबर 1 सीरियल हुआ करता था। मेरी माँ वो बहुत देखा करती थी, तो फर्स्ट टाइम मुझे जो चांस मिला था वो उसी सीरियल में मिला। तो मैंने माँ को बताया भी नहीं, फिर एकदम से मैं उस सीरियल में आ गया। एक हफ्ते के बाद तो मम बड़ी खुश हो गई, अरे तुम वहां पहुंच गए, मतलब दैट वाज हर फेवरेट सीरियल। तो वो बड़े खुश हुए मुझे देख के उसमें। जी जी। और उसके बाद धीरे धीरे फिर आपकी पहचान बनती चली गई। टेलीविजन तो बहुत किया आपने, फिर उसके बाद लगातार? जी, टेलीविजन मैंने काफी किया। काफी सीरीज हो चुके हैं, अभी करीब 27 लंबे सीरियल हो चुके। छोटे मोटे ये तो जैसे एपिसोडिक्स हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल्स और ये सब तो वैसे बाय द वे हो ही जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपका दोस्त उधर होता है जो बोलता है अरे यार मेरे लिए ये कर दो। तो हाँ, टीवी काफी कर लिया। टीवी के सबसे चैलेंजिंग रोल्स के बारे में बताइए जो अपने करियर में आपने किए हैं। सर चैलेंजिंग तो मुझे कोई ऐसे लगे नहीं टीवी में रोल, पर जो इंटरेस्टिंग रोल जो मेरे को बहुत मजा आया करने में, वो चैनल ही नहीं चले शायद। एक शो किया था हमने नमक हराम करके। अच्छा। तो उसमें थी नारायणी शास्त्री, मैं और ये अपना मिस्टर त्यागी थे उसमें। वेरी नाइस एक्टर्स एंड दे टॉट मी अ लॉट अबाउट एक्टिंग एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस। मतलब वो रोल जो है वो निभाने का मजा आ गया, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा पंजाबी सा कैरेक्टर था और मेरे को डिफरेंट कैरेक्टर्स करने बॉम्बे आना था। मैं आई डोंट वांट टू बिकम अ हीरो, मैं तो अपने आप को शक्ल देख ही लेता हूँ, शक्ल शीशे में। तो कैरेक्टर बनने का मूड था मेरा। एक वो शो था, फिर एक किया था हमने, एक इंग्लिश शो आया था बॉम्बे टॉकिंग जो आया था, एक चैनल हुआ करता था, उस पर एक बॉम्बे टॉकिंग करके आया था। उसमें मैंने एक ग्रैंडफादर का रोल किया था, बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर एक सियासत करके सीरियल था, वो किया था। जी जी। उसके अंदर मैंने अबू फजल का रोल किया था। ओहो। तो अबुल फजल जो है नवरत्न थे अपने अकबर के दरबार में। जी हाँ, तो उसका रोल था। तो दीज आर द फ्यू सीरीज दैट आई हैव एंजॉयड डूइंग दिस सीरीज। जब टेलीविजन आप कर रहे थे तो स्ट्रगल धीरे धीरे खत्म होता चला गया था, किस तरह के एहसास मन में हो रहे थे इन सब रोल्स? स्ट्रगल तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। देखिए क्या है कि हर स्ट्रगल का एक मुकाम होता है। और देखिए, क्योंकि सिविलियन लोग, जब मैं सिविलियन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री को भी मैं एक फौज जैसी मानता हूँ, तो वो एक क्लोज्ड इंडस्ट्री है। तो बाहर का जब आदमी आपको देखता है, जैसे अभी कभी मैं चंडीगढ़ चले जाता हूँ, दिल्ली सोलन अपने गांव चले जाता हूँ, तो लोग बड़े खुश होते, अरे ये तो वो आ गए, वो देखो जा रहे। पर उनको ये समझ में नहीं है कि यहाँ पे एक स्ट्रगल अलग लेवल का है। तो मैं तो आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं आज भी उसी ऑडिशंस पे जाता हूँ और आज भी ऑडिशंस पे सबको बुलाया जाता है। तो मतलब स्ट्रगल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रगल खत्म तब होता है सर जब आप ऑडिशन देना बंद कर देते हैं, तब आपका मुकाम बदली हो जाता है। मतलब कि फिर आपके पास स्क्रिप्ट आती है और वो आपसे पूछा करते हैं कि सर आप ये करेंगे या नहीं करेंगे। जी जी, तो उसको मैं मानता हूँ कि वो होता है कि स्ट्रगल खत्म होना। जी, तो मुंबई एक अलग तरह का मैदान है एक एक्टर के लिए। यहाँ एक गाने की जगह बनती है। अपनी पसंद का एक गाना बताइए जो हम अपने श्रोताओं के लिए प्ले करें। मेरी पहली पिक्चर थी पाप, और उसका एक गाना था मन की लगन। क्या बात है, लागी तुमसे मन की लागी तुम्हें मन की लगन। मतलब वो उससे बढ़िया तो गाना मैंने कभी सुना नहीं। और आई रियली वांट टू थैंक द भट्ट कैंप, भट्ट साहब, पूजा भट्ट, हु गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दैट फिल्म। और वो काजा में शूट हुआ था, तो काजा की वादियों में बैठ के हम वो जब शाम के टाइम जब शूटिंग खत्म हो जाती थी तो वो गाना बहुत सुना करते थे। उन वादियों में और भी ज्यादा अच्छा सुनाई देता था वो। मतलब क्या बात, गानों को बहुत अच्छा सुनते ही गाना, उसके बाद इस फिल्म की बात करते हैं। लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन। लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। आ जाओ मेरी जान, मेरे दिल का जान, मांगे तेरी खबर, ढूंढे तेरा निशान। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे,
के लगन लगन लगे तुमसे मन के लगन लगन लगे तुमसे मन के लगन लगन लगे तुमसे मन के लगन तुमसे मन के लगन लगन लगे तुमसे मन के लगन लगन लगे तुमसे मन के लगन लगन लगे तुमसे मन के लगन। आप फिल्म का ये गीत हमने सुना विक्रमजीत जी। मुझे ये बताइए कि ये फिल्म किस तरह से आपको मिली थी? पूजा भट्ट डायरेक्शन कर रही थी, एक बड़ी फिल्म थी, जैसा एक्साइटमेंट था? एक्चुअली में क्या था कि जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो टीवी तो कर ही रहा था, कोशिश थी कि कोई फिल्म कर ली जाए तो बड़े पर्दे पे देखने का शौक था। तो मुझे किसी ने पूजा भट्ट जी का नंबर दे दिया था। जी जी। अब और कुछ तो कर नहीं सकते थे, तो डर के मारे हम मैसेज कर देते थे कि अरे मैडम, आई एम मेजर बिक्रमजीत एंड आई एम फ्रॉम द आर्मी एंड आई वांट टू एक्ट। तो मैंने 1-2 बार मैसेज किया पर वहां से कोई जवाब नहीं आया जी। फिर तीसरी बार भी मैसेज किया, फिर जवाब नहीं आया। मैंने कहा यार कहीं इसके बाद नाराज ना हो जाए। तो 1 हफ्ते के बाद मैंने सोचा यार, किसी ने मुझे बता दिया था कि वो फिल्म बना रही है कोई। तो मैंने कहा यार अब नाराज हो जाएंगी तो हो जाएंगी, एक मैसेज और कर ही देते हैं। तो मैंने मैसेज कर दिया एक और। तो उसके बाद मुझे एक फोन आया उनके ऑफिस से। मैं बोले, आर यू मेजर बिक्रमजीत? तो बोले हाँ जी। तो बोले आप पूजा जी को बहुत मैसेज कर रहे हैं। तो मैं बोला आई एम सॉरी, बहुत आई एम वेरी सॉरी, बट यू नो आई जस्ट वांट टू, एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर एवरीबॉडी डज दैट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक ऑडिशन के लिए आ जाइए। तो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक। तो मैं गया और वहाँ पे वो एक ही सीन का ऑडिशन था। एंड जैसे ही मैं ऑडिशन करके निकला, मुझे करीब 40 मिनट हुए थे, घर भी नहीं पहुंचा था। उनका ऑफिस था 16th रोड खार पे, और मैं वहां से वापस लोखंडवाला की तरफ आ रहा था, मलाड की तरफ जी। और मुझे एक मैसेज आया उस दौरान, और पूजा जी का अपने खुद का मैसेज आया, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या बात है। तो दैट वाज अ डिलाइट। और फिर उसके करीब 1-2 हफ्ते के बाद मुझे फिर से एक फोन आया कि नहीं, वो पूजा जी को चाह रहे हैं कि तुम ये वाले रोल में फिट नहीं हो रहे। तो मैं बोला लो, अभी गया ये काम से। बोले नहीं, पर एक और रोल है जिसका कोई डायलॉग नहीं है, पर वो थ्रू आउट द फिल्म है और उसमें आप एक गुंडे हैं। तो मेरे को और भी अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है वो कर लेते हैं। तो हमारा पहला जो मेरा रोल था उसके अंदर कोई डायलॉग ही नहीं है, पर शुरुआत वहां से उन्होंने करवाई एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। उसके बाद भट्ट कैंप में आपने कुछ फिल्में की, मतलब महेश भट्ट, विक्रम भट्ट, अलग अलग तरह से उन लोगों की फिल्में, काफी फिल्में की है उनकी मैंने जी। जैसे क्रीचर एक फिल्म आपने की है जी, जो हॉरर फिल्म है जी। विक्रम भट्ट के साथ अपने अनुभव बताइए। इसका भी बड़ा अजीब ही कहानी थी कि विक्रम भट्ट जी के ऑफिस में मैं गया था कुछ काम से, कोई चेक लेना था या कुछ ऐसे करना था। तो विक्रम भट्ट जी उधर बैठे थे तो ऑफिस में, मैंने बोला अरे सर आप इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं क्रीचर, और उसमें मेरे लिए कोई रोल नहीं है। क्या बात है। तो वो बोले नहीं मेजर, तुम्हारे लिए कोई रोल नहीं है यार, तुम बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, बहुत देखिए क्या है ना कि हमारे जितने रोल हैं वो सब फाइनल हो चुके हैं। अब एक रोल बच गया है, वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर का है, बहुत ही घटिया किस्म का, डाउन मार्केट पान चबाने वाला है वो। तो तुम उसमें बैठते ही नहीं हो हमारी नजर में। हमने अपनी पूरी डायरेक्शन टीम से बात कर ली है, सब कुछ हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बारे में सोचा नहीं था, पर तुम उसमें बैठते ही नहीं हो और बाकी के रोल जा चुके हैं। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि भट्ट कैंप के प्रति मेरी जो लॉयल्टी रही है जी, उसके लिए मुझे इतना अपॉर्चुनिटी और चांस तो दे सकते हो कि मैं एक ऑडिशन दे दूं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। उन्होंने अपने एडी को फोन घुमाया, उन्होंने कहा भाई वो मेजर आए थे, उनका नंबर मेरे से ले लेना।
उनका एक ऑडिशन कर लो। तो मैं ऑफिस से बाहर निकला, एक फ़ोन आ गया मुझे कि सर आप ऑडिशन देंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसे रोल के लिए ऐसे ऑडिशन नहीं दिया जाता भाई, थोड़ी तैयारी चाहिए मेरे को। तो फिर मैं 3 दिन के बाद दाढ़ी वाड़ी थोड़ी सी बढ़ा के, पान वान लेके, अपना पूरा खुद का मेकअप किया मैंने, और मैं वहाँ पे ऑडिशन देने पहुँच गया। अरे गजब। तो पहली बात कि उनके ऑफिस में मुझे सब लोग जानते थे, रिसेप्शन से अंदर तक। पर जब मैं अपने लुक में पहुंचा तो किसी ने मुझे पहचाना नहीं। तो रिसेप्शनिस्ट ने सबसे पहले मुझे देख के बोला हाँ जी कहिए। तो मैं बोला चलो भाई, पहला टेस्ट तो ये पास हो गया कि इसने पहचाना नहीं मैं कौन हूँ। जी, टोपी वोपी पहन के गए थे हम। तो फिर उतने में मैंने बोला वो मुझे बुलाया है किसी ऑडिशन के लिए। अच्छा ऑडिशन, बैठिए आप। तो मैं बैठ गया उधर। फिर उनके वो जो एडी थे और विक्रम भट्ट जी की डॉटर खुद आई मुझे मिलने के लिए। बोले हाँ जी कहिए। सो उन्होंने मेरे को ऐसे देखा, फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा ऐसे, अरे मेजर। तो मैंने बोला हाँ जी। अरे वाह आ जाओ। तो वो ऑडिशन में वो थोड़ा एक लाउड चिल्लाने वाला सीन था थोड़ा सा, तो मैं चिल्ला गया उस ऑफिस में। उतने में फंबल हो गया, वो जिस फंबल होता है ना डायलॉग बोलते बोलते, तो वो रीटेक में चले गया, मतलब एक और टेक ऑडिशन का होने। उतने में विक्रम भट्ट ने वो चिल्लाने वाली आवाज सुन ली होगी, तो वो आ गए उधर से। और ऐसे करके उन्होंने देखा खिड़की से, बोले गए क्या हो रहा है ये। तो उनकी डॉटर थी और साथ में एक हमारे पम करके उनके एडी हैं, आजकल काफी कुछ डायरेक्ट करते हैं दोनों। तो मैं बोला अरे सर वो मेजर की ऑडिशन है। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बस देखा, उन्होंने मेजर, और बोले ऑडिशन की जरूरत नहीं है, पास। क्या बात है। तो वो रोल मुझे वैसे मिला। इस तरह आप वो इस हॉरर फिल्म में आ गए। जी, क्या बढ़िया यादगार बात आपने इस फिल्म से जुड़ी हुई सुनाई। और इस फिल्म में एक बड़ा प्यारा गाना था, सावन आया है। जी, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। कुछ कहते हैं, दिल है खुश मेरा के ख्याल एक जैसे हैं। रोको ना अब खुद को यूं, सुन लो दिल की बात को। ढल जाने दो शाम और आ जाने दो रात को। कितना हंसी ये
आज की रात न जाना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। काफी इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है मेजर, जैसे यश चोपड़ा जी। वो तो क्या था कि वो आर्मी फिल्म तो ऑलरेडी शूट कर ही रहे थे। हाँ हाँ। उनको एक कर्नल की जरूरत थी, तो वहां से मेरे को मैसेज आया बॉम्बे में कि भाई एक ही दिन का काम है, एक सीन है छोटा सा, और आपको बुलाया। आदित्य जी ने बोला कि आप ही आएंगे, बस खत्म हो गई बात। ओके। तो अगले दिन मैं श्रीनगर, और एक्चुअली मैं दैट वाज आल्सो टू डू बिकॉज आई हैव नेवर वर्कड विद यश जी एंड आई यू नो ही आई जस्ट उनके तो रोमांस जो वो रोमांस बना सकते थे वो कोई बना नहीं सकता। तो पहुंच गए उनके पास और एक ही टेक हुआ, वो फाइनल हो गया। ओके। पर उसमें शाहरुख जी जो है मतलब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स टू वर्क विद। इसको बोलते हैं ना सर कि मेरे साथ पहले एक एडी रिहर्स कर रहा था। वो रिहर्सल करते हैं ना सर, जब सुपरस्टार साथ में बैठा होता है कहीं, तो हम वो डायलॉग रिहर्स करते हैं। अगर आपने देखा होगा वो एक ही लाइन है, उसमें शाहरुख कुछ बोल नहीं रहा है, वो एकदम चुप है, वो लास्ट में हाँ जी सर बोल के निकल जाता है। तो मैं उतरता हूँ सीढ़ियों से, फिर बात करते 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 निकलता हूँ और कट हो जाता है। मैं वहां से आगे निकल जाता हूँ, शाहरुख वहीं रह जाता है। शाहरुख की एक वर्ड नहीं है उसमें। तो मेरे साथ वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं वो रिहर्सल करते हैं कि भाई सर ऐसे करके निकलेंगे, यहाँ से कैमरा आएगा और यूं करके। तो शाहरुख जी यश जी और आदित्य जी के साथ बैठे थे उधर, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा रिहर्सल करते हुए तो उन्होंने एडी को बुलाया, बोले इधर आओ, सीन किसका है? तो बोले सर मेजर का है। तो बोले नहीं नहीं, इनके साथ कौन है? बोले सर आप हैं। तो बोले तो फिर मेरे को उधर होना चाहिए ना रिहर्सल पे। अरे गजब। जी सर। और शाहरुख खुद आए उधर और उन्होंने मेरे साथ रिहर्सल किया 3 बार। मतलब कि पहली बार आए, रिहर्सल किया, और उनका कोई वर्ड भी नहीं था उसमें, उनको आने की जरूरत नहीं थी वैसे। और इतने छोटे एक्टर के लिए, वो इतने बड़ी हस्ती को आना, पर वो आए, उन्होंने रिहर्सल किया। तीसरी बार उन्होंने रिहर्सल किया, मैंने कहा सर आई एम ओके। फिर उन्होंने बोला रेडी टेक किया, और वहां से कट हुआ और मैं निकल गया। क्या बात है। देखिए शूटिंग से जुड़ी हुई कितनी दिलचस्प बातें होती हैं, देखने का नजरिया फिर बदल जाता है। अब हम इस सीन को देखेंगे तो इस कहानी के मद्देनजर देखेंगे कि इस तरह की घटना हुई थी। चूंकि बात जब तक है जहां की हो रही है, तो इसका गाना सुने बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बिल्कुल। तो छल्ला सुनते हैं जी। छल्ला की लबदा फिरे, छल्ला की लबदा फिरे, यारों दा घर केड़ा, लोकां तो पुछदा फिरे। छल्ला हसदा फिरे, छल्ला रोंदा फिरे, छल्ला गली गली रुलदा फिरे। चले तू साधुदा, चले तेरा कोई नहीं, छल्ला गली गली रुलदा फिरे। छल्ला की लबदा फिरे, छल्ला की लबदा फिरे, यारों दा घर केड़ा, लोकां तो पुछदा फिरे। छल्ला की लबदा फिरे। रंग सतरंगी दे बुलबुला दी बोली, ओप दे पैरी चले छावनी लै डोली। रंग सतरंगी रंगी दे बुलबुला दी बोली, ओप दे पैरी चले छावनी बदला चो चंद लभदा, गूंगियां हवावां दियां बाजां सुनदा। यारो आसे पासे वसदा है यार मेरा, खदा नी होदी खुशबुआं सुनदा। छल्ला के लबदा फिरे, छल्ला की लबदा फिरे, यारों दा घर केड़ा, लोकां तो पुछदा फिरे। छल्ला की लबदा फिरे। देखिए आपकी जो
फिल्मों की यात्रा है मेजर विक्रमजीत, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़े अलग अलग तरह के रोल्स वाली है। एक जो पक्ष है आपका वो है प्रकाश झा की फिल्मों वाला। नहीं, प्रकाश झा के साथ मैंने इतना काम नहीं किया। वो इतने काम डायरेक्टर हैं, मतलब उनका कुछ ऑरा ही ऐसा है जो वो जो उनके साथ थोड़ी सीरियसनेस वाला मामला है। तो मैं उनके साथ कभी ज्यादा काम नहीं कर पाया, बट ही इज अ वेरी फाइन डायरेक्टर। यस, आई लव्ड वर्किंग विद पीपल लाइक मधुर भंडारकर। उनके साथ तो काफी सारी फिल्में जी, उनके साथ मैं वो एक्चुअली बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मतलब उनके साथ मैंने सबसे पहले, किसी फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया तो मैंने उनके साथ पहले की थी फैशन, नहीं सबसे पहले थी पेज 3। और सर पेज 3 का एक गाना तो वो तो आपको सुनना ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में इतना रियल गाना है, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के। बिल्कुल। उसके बिना तो मतलब ये इंडस्ट्री ही खाली है, मतलब इट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। जी, वो गाना बिल्कुल सुनाएंगे। पहले ये बताइए, मधुर से मुलाकात किस तरह से हुई थी आपकी? बस हम तो वो पेज 3 में किसी ने रेकमेंड किया था। अब मधुर जी जब अपनी फिल्म बनाते हैं सर, तो वो इतने रियलिस्टिक मोड पे जाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे बिकॉज ही वॉज फ्रेश आउट ऑफ द थिंग, चांदनी बार बना चुके थे मेरे ख्याल से, और इन्होंने बोला यार एक बहुत अपनी इंडस्ट्री को लेके फिल्म बनाई जाए विच इज गोइंग टू बी पेज 3 के इसके अंदर होता क्या क्या है वो तो किसी को पता ही नहीं है, सब बाहर की चकाचौंध देखते हैं। तो उन्होंने पेज 3 बनाई और इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर क्या होगा, जितनी पार्टीज होंगी पेज 3 वाली पार्टीज होती हैं तो उसमें सब एक्टर ही आते हैं ना, नॉर्मल लोग तो आते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसके अंदर जितने एक्टर होंगे, जितनी पार्टीज होंगी या उनका छोटा छोटा सीक्वेंस होगा, वो सब एक्चुअल में मॉडल्स होंगे या एक्टर होंगे। तो चाहे वो छोटा एक्टर हो चाहे कैसा हो, मुझे वो एक्टर वो चाहिए जो पर्दे पे 10 बार दिख चुका हो। तो जितने एडवर्टाइजिंग वाले थे, जितने टीवी वाले थे, इन सबको एकत्रित करके वी वर 63 ऑफ अस। ओके जी। तो इस तरह से वहां मुलाकात हुई। फिर उसके बाद हर फिल्म में बड़ा नहीं, हो सकता है कि मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं था, पर ऐसा नहीं हुआ आज तक कि वो कभी मुझे भूले हों। उसके बाद कॉर्पोरेट आई, फिर हीरोइन आई, फिर अभी आई थी ये मैं नाम इंदु सरकार के लिए लास्ट उन्होंने मुझे बुलाया था। तो ही इज ऑलवेज बीन काइंड एंड जनरस, और हर बार मैसेज का जवाब देते हैं मेरे को, मतलब ही डजंट नीड टू डू दैट, पर वो करते बहुत हैं। बिल्कुल। तो यहाँ कितने अजीब रिश्ते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं। ये इससे बढ़िया गाना मैंने आज तक इस इंडस्ट्री के लिए सुना नहीं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दुनिया है, ख्वाबों में ही रहना है। ख्वाबों की ये दुनिया है, ख्वाबों में ही रहना है। राहें ले जाए जहाँ संग संग चलना है। वक्त ने हमेशा यहाँ नए खेल खेले, वक्त ने हमेशा यहाँ नए खेल खेले। कुछ भी हो जाए यहाँ बस खुश रहना है, कुछ भी हो जाए यहाँ बस खुश रहना है। मंजिल लगे करीब सबको यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ। आपकी जब फिल्मों की लिस्ट देखें तो उसमें काफी अलग अलग तरह की फिल्में नजर आती हैं। मुझे रॉकेट सिंह का भी नाम नजर आया, सेल्समैन ऑफ द ईयर। उस फिल्म के बारे में बताइए। Oh, that was a very, very interesting scene.
I think Ranbir Kapoor is one of the finest actors that I've ever worked with. Acting wise देखा जाए जब उनकी मैं फिल्में देखता हूँ तो that was just I think कुछ ज़्यादा बड़ा I wish I had played the role with Manish played because he's a very fine actor. पर वही है कि वो चाह रह जाती है कि भाई आपने कभी बड़ा रोल नहीं किया. हाँ, लोग मुझे बहुत याद करते हैं कि भाई नहीं सर, रॉकेट सिंह में आपने बहुत अच्छा काम किया था. That is because of the director, because जो डायरेक्टर जिस तरह से आपको डायरेक्ट कर देते हैं तो बस वही पर्दे पे आता है. और हाँ, बस अभी भी ये चाह रह गई क्योंकि जो फिल्मों में मैंने बड़े रोल किए वो कभी चली ही नहीं. बिकॉज देखिए हमारी इंडस्ट्री में एक चीज होती है कि एक तो रोल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उस फिल्म का चलना जरूरी है. बिल्कुल. ताकि आपको पहचान मिले. रोल कितना भी अच्छा हो, अगर फिल्म नहीं चलेगी तो आप वहीं बैठ जाएंगे. तो ये जिद्दोजहद आज तक चल रही है. तो मतलब हाँ, रॉकेट सिंह में अच्छा काम किया. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. वो तो डायरेक्टर ने करवा लिया हमसे. पर अभी भी मैं उस तलाश में हूं कि वो एक ऐसा रोल मिले जो आपको एक दूसरे लेवल पे ले जाए. मैंने कहा था ना कि भाई वो कि आप दूसरा ये जो छोटा वाला स्ट्रगल है इसको आप पीछे छोड़ जाएं. चूंकि आपका बैकग्राउंड आर्मी का है तो क्या ऐसा होता है आपको उस तरह के रोल्स में ही बुलाया जाता है और टाइप कर दिया गया है? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट सर. मतलब आज तक मुझे सिर्फ बस यही आते हैं कि अरे सर बड़ा अच्छा रोल है, कमिश्नर ऑफ पुलिस. जी. तो ये कमिश्नर ऑफ पुलिस सुनते सुनते एक बहुत पुराने अपने एक्टर थे, हमारे जमाने के एक्टर थे, जिनका मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड है टू नंबर ऑफ पुलिस. जगदीश राज जी. अनीता राज के. जी 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 जी. तो उनका जो वो था कि भाई उन्होंने मैक्सिमम पुलिस रोल किए थे. मेरे ख्याल से उनके बाद मेरा ही नंबर आता होगा, बिकॉज हर जगह जो भी मुझे बुलाता है तो वो पुलिस वाले के लिए ही बुलाता है. फिर एक दौर के बाद मैंने वो तोड़ दिया. वो जैसे क्रीचर का रोल मैं करना चाह रहा था, मेरे को वो इमेज तोड़नी थी कि नहीं भाई ये और कुछ भी कर सकता है. यस, बिल्कुल बिल्कुल जी. जैसे प्रेम रतन धन पायो में आपने एक डिफरेंट वो किया था. जी, वो तो एक ऐसे ही पासिंग सीक्वेंस है वो. उसका कुछ कह नहीं सकते. बट हाँ, जब भी मुझे एक मौका मिलता है कि इन बड़े स्टार्स के साथ मैं काम कर सकूं, जैसे शाहरुख हो गए, सलमान, अक्षय कुमार जी के साथ मैं 2 फिल्में कर चुका हूँ. छोटे छोटे रोल हैं, हे बेबी और एक उन्होंने की थी क्या 30 मार खां. तो हाँ, मैं वो मौका छोड़ता नहीं हूँ. वो चाहे कितना भी छोटा रोल हो वो मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि भाई नेक्स्ट आपको कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बल्कि अनिल कपूर के साथ 24 किया आपने जी, जो कि एक सीरीज थी, उसके बारे में बताइए. बहुत ही गजब कहेंगे. मतलब उनकी एनर्जी लेवल्स को मैच करना बड़ा मुश्किल है. अनिल कपूर जी एट दैट टाइम आई थिंक ही वाज 60 और समथिंग. उनका एनर्जी लेवल तो हमसे 10 गुना आगे है. And he looks younger than me. He's 10 years older to me, but he looks younger than me. Energy level, उनका जो पैशन है वो उसको एक शॉट को सही देने का वो अजीब ही है. बिकॉज मैं देख रहा था कि एक शॉट था जहाँ उनको सीढ़ियों से नीचे लेके आते हैं ये लोग और उसमें बहुत स्ट्रगल है उनकी. वो चिल्लाते हैं और वो सब करते हैं. वो शॉट खुद उन्होंने करीब 3 बार दिया हो जब डायरेक्टर ने ऑलरेडी ओके कर दिया था. एंड अभिनय इज अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर. आई मीन उनके साथ मैं कितनी सारी टीवी कमर्शियल्स कर चुका हूँ. अच्छा. विज्ञापन बहुत सारे कर चुका हूँ, बिकॉज वो बेसिकली एड डायरेक्टर. तो एड डायरेक्ट करते हैं वो. पर ये 24 जब ये कर रहे थे तो उनके ओके करने के बावजूद आई मीन अनिल कपूर जी अपने ही लेवल पे हैं. वो उनका लेवल मैच करना बहुत ही मुश्किल है. एंड इज अ वेरी फाइन मैन. वेरी. क्या बात है. यहाँ एक गाना सुना जाए जी, फिर आपकी एक और फिल्म की बात मैं करूंगा. हाँ, तो बताइए यहाँ कौन सा गाना होगा? अब एक पुराने गाने पे चले जाते हैं जो एक मेरे फेवरेट्स में से होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर. सफर फिल्म का ये गाना सुनते हैं. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं,
फिल्म जो मेरा ख्याल है YouTube पर मौजूद है और सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म है लॉकडाउन के दिनों में, ऐसी कोई खबर मैंने कहीं पढ़ी थी, वो है 1971। जी, उसके बारे में बताइए सर। पीयूष मिश्रा जी ने ये कहानी लिखी थी इसकी जी। और मैं उस टाइम पे एक हॉलीवुड का प्रोजेक्ट कर रहे थे हम जोधपुर में, और उनके एक ईपी थे, ईपी मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, उनका नाम था अर्जुन बग्गा। तो उन्होंने बोला यार हम एक आर्मी फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो आप जरा थोड़ी सी एडवाइस कर देंगे उसके अंदर। उस फिल्म के लिए मेरी बहुत अच्छी यादें हैं और बहुत बुरी यादें भी हैं, पर कहा जाए तो मतलब कि फिल्म बहुत बढ़िया बनी थी और उसका पूरा एडवाइजर, कंसल्टेंट, सब कुछ मैं ही हूँ। ओके। तो पीयूष मिश्रा जी ने वो कहानी लिखी थी, एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि इतनी बढ़िया कहानी, एक सिविलियन होने के नाते इतनी अच्छी कहानी फौज के ऊपर लिखना आसान नहीं है। तो फिर जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो उसके अंदर कुछ चेंजेस थे, जैसे उसका कोई प्लॉट चेंजेस थे, एस्केप प्लान चेंज था, तो बहुत झगड़े हुआ करते थे। बट पीयूष जी इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक मैन। ही इज उनके जैसा इंसान लिखने वाला, और आई थिंक उनका अभी तक मिला नहीं जो उनको मिलना चाहिए था। तो उसमें जितने भी हैं अभी आज के सुपरस्टार्स हैं। बिल्कुल। मनोज बाजपेयी जी की वो कमबैक स्टोरी होनी थी वैसे, पर उसकी वो कुछ पब्लिसिटी नहीं की या जो भी हुआ, इसलिए वो फिल्म ज्यादा चली नहीं। और अब ये YouTube पे आप देख ही रहे हैं कि इसके ओवर 20 मिलियन हिट्स है मेरे ख्याल से। जी, काफी ज्यादा देखी जाती है वो फिल्म। बट इट्स अ फैबुलस स्टोरी एंड इट इज सो रियल कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने सागर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी कि दिस इज द फाइनेस्ट आर्मी फिल्म आई हैव सीन एवर सिंस इंडिपेंडेंस। क्या बात है, वाह। तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़े रहे और उस फिल्म को जी, उसका मैंने सबका ट्रेनिंग, जैसे मनोज बाजपेयी, अपना कुमुद मिश्रा, दीपक डोबरियाल, सबकी ट्रेनिंग मैंने की, सारे जूनियर आर्टिस्ट की ट्रेनिंग मैंने की, उनकी ड्रेसेस देखना, क्या सीन्स होने हैं। कई बारी तो अमृत सागर जी मेरे को माइक पकड़ा देते थे, बोलते थे कि अच्छा तू अरेंज कर, फिर मैं आके देखता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ तक मतलब इट वॉज दैट ग्रेट। इट्स अ वेरी गुड फिल्म, वेरी वेरी गुड फिल्म। अच्छा, मुंबई के इस जीवन में चूंकि फौजी जीवन पीछे छूट गया है, तो अपनी फिटनेस को कायम रखने के लिए और अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप? सर फिटनेस तो कुछ रही नहीं, पर हाँ हाँ थोड़ा फौज में जब थे 97 मतलब कि 2000 तक तो जिम्स हमने सुने ही नहीं थे कि जिम क्या होते हैं। जब मैं फौज छोड़ के दिल्ली आया तो मुझे पता चला भाई जिम क्या होता है। वहाँ पे एक छोटा सा किसी ने खोला था। तो देखिए फौज में जो फिटनेस लेवल है वो अलग तौर की है। मतलब वहाँ स्टैमिना और मेंटल रोबस्टनेस या मेंटल ताकत ज्यादा रखनी पड़ती है। यहाँ पे बॉडी बनाना एक अलग चीज है। वो हाँ थोड़ा सा अपने आप को फिट रख लीजिए, पर ऐसा नहीं है कि मोटों के लिए रोल नहीं है या पतलों के लिए रोल नहीं है, सबके लिए रोल है। तो दैट इज जस्ट अप टू यू। मैं थोड़ा सा फिट रहना चाहता हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को ये माने कि फिटनेस नहीं रही, आप में वो फौजी की फुर्ती और वो तेजी नजर आती है बाकायदा। मैंने एक अभी ये जो एक फौजी फिल्म है वो लिखी है और जिसके लिए मैं प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ। तो होपफुली कोई प्रोड्यूसर एक्टर मिलेगा तो कहानी बनाऊंगा। वो कहानी है हमारे कश्मीर वैली के ऊपर, जो हमारे जवान वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं तो वो किस दौर से गुजरते हैं उनके ऊपर ये कहानी लिखी है। और एक शॉर्ट फिल्म लिखी है मैंने, जो भी वो बनाने की कोशिश में हूँ। शॉर्ट फिल्म है कोविड के ऊपर ही, क्योंकि जब मैंने इरफान जी के बारे में सुना था तो इरफान जी की मदर मर गए थे और वो कोविड के टाइम उनको दफनाने भी नहीं जा पाए बिकॉज देवर नो फ्लाइट्स। तो उसी के लिए कुछ रियल इंसिडेंट को लेके और कुछ पर्सनल इंसिडेंट्स को लेके मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है। आई होप आई फाइंड अ प्रोड्यूसर फॉर दैट ऑल्सो। अगर हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि कैमरे के आगे से कैमरे के पीछे की तरफ जाने की यात्रा शुरू होने वाली है? जी सर, वो तो 2 साल पहले शुरू हो गई थी। मैंने सियाचिन के ऊपर एक पूरी कहानी लिखी हुई है जी, और वो 2 साल से ट्राई किया, पर वो बहुत महंगी फिल्म थी। तो मैं समझता हूँ कि प्रोड्यूसर बोले कि भाई इतनी महंगी फिल्म आपके हाथ में कैसे दे दें, क्योंकि मैंने डायरेक्शन इससे पहले नहीं किया था। पर इसीलिए ये अभी छोटी एक फिल्म लिखी है जो कश्मीर के ऊपर है और देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहेगी। जी, हिमाचल से आपका ताल्लुक है। सोलन बहुत खूबसूरत इलाका है। हाँ, ये सिविलाइजेशन और पॉपुलेशन ने अभी उसको इतना भर दिया है कि वो एकदम कंक्रीट जंगल। अगर मैं आपको दूर से उसका एक शॉट देखेंगे तो वो बॉम्बे और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जी 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 जी। तो किस तरह की यादें वहाँ की घाटियों से जुड़ी हुई? सर वैसे मैं पढ़ा भी लॉरेंस स्कूल सनार का हूँ। अच्छा अच्छा, वाह। तो साथ ही में है, सोलन के साथ ही में था। तो पढ़ाई मेरी लॉरेंस स्कूल सनार की है। तो पहाड़ों से बहुत मेरा लगाव है। एंड जैसे कि अभी बॉम्बे आ चुका हूं तो यहाँ पे भी मेरी एक ही उम्मीद है, अगर जिस दिन मैं पहली फिल्म साइन कर लूंगा तो यहाँ से अपना घर बार बेच के मैं लोनावला चले जाऊं। मुझे वादियां बड़ी अच्छी लगती हैं,
पहाड़ों की वादियां। और हिमाचल तो पूरा ऑन फुट, हम जब स्कूल में थे तब से ट्रैकिंग करते आ रहे थे, तो हिमाचल पूरा घुमा हुआ है ऑन फुट। वहाँ की यादें ही कुछ अलग हैं सर। जी, आपने कहा कि जो तेजी से जो तरक्की की आंधी आई है उसने वहाँ की जिंदगी और पहाड़ों और हरियाली पर असर डाला है। तो इसकी थोड़ी बात कर ली जाए कि किस तरह से हमको पहाड़ों की खूबसूरती को बचाए रखना चाहिए, क्योंकि पहाड़ जो है वो एक तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं दुनिया के लिए। जी, इसका वैसे कोई मुझे इलाज दिखता नहीं है जी। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी। इसके ऊपर कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अब भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए। वो जाएंगे कहाँ बेचारे? देखिए, लॉ पास करना कि नहीं आप घर नहीं बना सकते, वो बड़ा आसान है। घर तो रहने के लिए चाहिए। अब जितनी आबादी बढ़ती रहेगी घर बढ़ते रहेंगे और वो तो बिकते रहेंगे, तो इसका कोई इलाज नजर नहीं आता। ये तो पर्सनल एक देश को जागना पड़ेगा, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये बताइए कि इतने वक्त मुंबई में बिताने के बाद और इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद इस पूरी यात्रा का जो कहना चाहिए निचोड़ है वो क्या है, और नए लोगों को अपने एक्सपीरियंस से क्या बात कहना चाहेंगे आप? मैं एक चीज कहूंगा, देखिए लोग जरूर कहते हैं कि पैशन होती है उसको फॉलो करना चाहिए, मरने से पहले कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, पर फाइनली आपको जीने के लिए पैसा चाहिए सर। तो मत भूलिए कि एक स्टेबल जॉब बहुत जरूरी होता है। जी। अगर आपके पास वो जुनून नहीं है तो इस इंडस्ट्री में आने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री किसी को माफ नहीं करती। आप एक दिन कुछ हैं, दूसरे दिन कुछ हैं। अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं यहाँ पे कुछ वक्त के लिए आया था, मैंने अपने आप को एक टाइम दिया था कि मैं 2 साल तक ट्राई करूंगा। अगर कुछ यहाँ से गाड़ी निकलती दिखी तो उस उम्मीद में मैं उसको आगे ले जाऊंगा, वरना मैं वहीं पे छोड़ देता। तो हर आदमी को, जो भी ये यहाँ पे इंडस्ट्री में आते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं, उनको एक टाइम पीरियड लेके आना चाहिए, स्पेशली यंगस्टर्स को, बिकॉज करोड़ों में एक की किस्मत होती है कि वो शाहरुख बन जाता है। सबकी वो किस्मत नहीं होती। वैसे किस्मत में मैं बिलीव नहीं करता हूं, बट इट इज अ रियल फैक्ट ऑफ लाइफ कि भाई वो बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बन जाएंगे। आप कोशिश पूरी कर लीजिए, पर अगर आप कोशिश में नाकाम रहे तो इसी इंडस्ट्री में बहुत सारी जगहें हैं, जैसे डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, मेकअप है, आर्ट डायरेक्शन है। आप इस इंडस्ट्री में रहने के लिए कोई भी लाइन पकड़ लीजिए, विच इज मोर गिविंग। एक्टर बनने सभी आते हैं, सभी को शौक होता है पर्दे पे देखने का अपने आप को, पर ये इंडस्ट्री आपको बता देती है कि आप कहाँ हैं और कहाँ आपको रुक जाना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है यंगस्टर्स को। क्या बात है। चलते चलते आपकी पसंद का एक और गाना सुन लिया जाए। जिंदगी कैसी है पहेली। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले,
सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। मेजर बिक्रमजीत जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और बहुत बेबाकी से आपने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, अपनी फिल्मों के एक्सपीरियंसेस बताए। बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभिनेता मेजर बिक्रमजीत कंवरपाल से यूनुस खान की फिल्मी गपशप। तकनीकी सहयोग तेजश्री शेट्टे का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।